तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर मान लो कि आपके पास जो फ्रैक्शन है, जैसे आपने देखा ये फंक्शन तो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो पहले हमें उसके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। आई विल ट्राई टू, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास नंबर है 2/3 एंड 3/4। ये दो नंबर है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, और अब हमें इसके बीच में 5 नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इसको ऊपर नीचे, ये 4 है ना, तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 8/12। और दूसरा नंबर को हम 3 से ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9/12। ये दो नंबर हमारे पास आ गए, 8/12, और इधर हमें 3 से करेंगे तो 9/12। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें कितना नंबर चाहिए? मान लो कि 5 नंबर चाहिए, तो हम इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर सेम प्रोसेस से हम जितने नंबर हमें लिखना है वो अपना लिख सकते हैं। बस यहाँ पर एक नया चीज़ ये हो गया कि अगर उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उनके डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से इसमें 3 ही एक्सरसाइज के अंदर 3 ही क्वेश्चन हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की बारी आ गई है। √2 जो कि हमारा इरेशनल नंबर होता है, उस इरेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पर प्रेस करना है। तो आप ये बताओ मुझे, अगर कोई भी नंबर √2 है, अगर हम एक राइट ट्रायंगल बनाएं जिसका बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ऑब्वियसली √2 होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो h की वैल्यू होती है वो रूट के अंदर p² प्लस b² के इक्वल होती है। आप लोगों ने 8th क्लास में पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पढ़ा है। ये है p² और ये है b², h इज इक्वल टू। तो अगर हम बेस 1 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर 1 ले लेते हैं, तो 1² + 1² 1 + 1 2, यानी ये √2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। तो कोई भी रेशनल नंबर, जब हमें किसी भी इरेशनल नंबर को, √2 जो हमारा इरेशनल नंबर है, उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होता है, तो हम इसमें यही काम करते हैं। क्या करेंगे? पहले नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन पर हम 0 1 2 इक्वल डिस्टेंस पर मेजर कर लेंगे। फिर 1 पर D रख के आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। फिर आप कंपास से 0 और 1 के बीच की जितनी डिस्टेंस है उतना ही आप 1 ये परपेंडिकुलर लाइन पर कट कर दोगे। यानी कि हम OA यहाँ पर मान लो 1 है, O1 के जगह पर अगर P मान लो और यहाँ पर Q मान लो, मैं यहाँ पर मार्क करके दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर आपने यहाँ पर P ले लिया 1 के जगह पर और यहाँ पर आपने Q ले लिया, तो आपने OPQ एक राइट ट्रायंगल बना दी जिसका बेस OP 1 है, देखो ये 1 मार्क किया हुआ है, और परपेंडिकुलर PQ भी 1 है। तो हाइपोटेनियस यानी रूट के अंदर 1 + 1 √2 हमने हाइपोटेनियस OQ निकाल लिया। फिर O को सेंटर मान करके और OQ को रेडियस मान करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। वो आर्क इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगा, जिसको हमने A नाम रखा है, उस A को जो है हमारा √2 का रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, क्योंकि OA जो है वो OQ के इक्वल है। अब अगर मान लो कि आपको √3 ड्रॉ करना है, तो √3 के लिए ये जो दूसरा मेथड है ये बेहतर मेथड नहीं है, ये मैं उसको मना कर दिया था, इसलिए नीचे करवाए हूँ दोबारा। उसमें हम क्या करते हैं, बेस को हमने 1 लिया, परपेंडिकुलर 1 ले लिया, हाइपोटेन्यूज हमारा √2 आ गया। अब इस हाइपोटेन्यूज OQ को, यहाँ पर O नाम ले लो, यहाँ पर Q ले लो, मैं यहाँ पे P वहीं PQ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर Q ले लो और ये हमारा नीचे P है। तो यहाँ OQ को बेस लेकर के फिर Q पॉइंट पर D रख के फिर से हम यहाँ पर 90 का एंगल बना देंगे और यहाँ नाम रख देंगे हम R। फिर बेस हमारा OQ √2 हो गया और परपेंडिकुलर QR हमारा 1 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज जो OR बनेगा वो √3 बनेगा, देखो √3 मार्क किया हुआ है। फिर कंपास से O को सेंटर मानेंगे और OR को रेडियस लेकर के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो नंबर लाइन को पॉइंट B पर कट किया।
फिर OB जो है वो हमारा √3 की वैल्यू होगी और पॉइंट B जो है वो √3 का रिप्रेजेंटेशन होगा। इस तरह से आप नंबर लाइन पर √2 और √3 को प्लेस करना सीख सकते हो। ये आपको स्क्रीन पे आ गया होगा, फिर मैं बैक जाने पर इसे डिस्कार्ड कर दूंगा ताकि मैं अगर किसी और को समझाऊं तो उसको ये चीज़ें पहले से ना दिखें। तो मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 1.2 आ गया और इसमें भी जो पहले क्वेश्चंस हैं वो आपका ट्रू फॉल्स का ही है और ये बड़े आसान होते हैं, लेकिन इनको कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ट्रू है क्योंकि बिकॉज रियल नंबर्स इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हमने डेफिनेशन में पढ़ा ही था अभी कि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर बनते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है क्योंकि कोई भी निगेटिव नंबर, देखो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि रूट के अंदर निगेटिव में हम नहीं ले सकते हैं नंबर, वो डिफाइंड नहीं होता है, तो कोई भी निगेटिव नंबर को हम √m के फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है क्योंकि रियल नंबर्स जो हैं आल्सो हैव रेशनल। हाँ, रियल के अंदर सारे रेशनल तो नहीं होते हैं, लेकिन जो रियल के अंदर रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, डेसिमल भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में आप देखो वो भी इसका आंसर जो है नो आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। √2 इरेशनल हो गया, √3 इरेशनल हो गया, लेकिन √4 रेशनल होता है, √5 इरेशनल हो गया, √6 इरेशनल हो गया, √7 इरेशनल हो गया, लेकिन √8 इरेशनल हो गया, √9 जो है वो रेशनल हो जाता है। इस तरह से सारे नंबर हमारे रेशनल नहीं होंगे, इरेशनल नहीं होंगे, कुछ रेशनल होंगे और कुछ इरेशनल होंगे। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हो आपके सामने है, जो √5 को आपको नंबर लाइन पर प्लेस करना है। तो बच्चे सबसे पहले हम बेस 1 परपेंडिकुलर 1 लेके √2 ड्रॉ किया, फिर बेस को √2 लिया, परपेंडिकुलर को 1 लिया, √3 आ गया, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। फिर बेस हमने √3 लिया, परपेंडिकुलर 1 लेंगे, √4 हो जाएगा, फिर बेस √4 लेंगे, परपेंडिकुलर को 1, हमेशा परपेंडिकुलर 1 ही लेते जाएंगे, तो फिर आपका √5 आ जाएगा। फिर ये O से लेकर के P5 जो पॉइंट है उसको हम O को सेंटर मानेंगे और P5 को रेडियस मानेंगे और एक आर्क कंप्लीट कर देंगे जो आकर के आपका A पर आएगा। इसको हम स्पाइरल मेथड कहते हैं। इससे √6, √7, √8, √9, √10 कितने भी ये गोल गोल घूम सकता है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को, इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हो। आप एग्जाम्पल नंबर 5 देख रहे हैं, वो बहुत आसान है। 10/3 को डेसिमल में रिप्रेजेंट किया गया है, 3.333333 आ रहा है, ये 3.3 बार हो गया, जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो है वो इरेशनल नंबर है। 7/8 पूरा टर्मिनेट हो गया, डिवाइड आपको आती है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, बट ये भी रेशनल नंबर है। ये 1/7 है, ये भी हमारा कंप्लीटली टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। और एग्जाम्पल नंबर 6 जो है इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। आपने देखो यहाँ पर रिमार्क भी लिखा हुआ है कि जब रिमाइंडर हमारा सेम आ जाता है ना, तो वह समझ लो कि उसके बाद वो रिपीट होने शुरू हो जाएगा। तो हमारे रिपीटेशन ब्लॉक के अंदर केवल 1, 2, 1, 4, 2, 8, 5, 7 आ गया। इसके बाद हमारा नंबर जो है वो रिपीट होने शुरू हो सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ है। आपको अच्छी तरह से पता है, डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के लिए 1 लगता है, और डेसिमल के आगे जितने डिजिट है उतने जीरो लगते हैं। यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6 डिजिट था तो 6 जीरो आ गया। फिर इसको इन्होंने 2 से ऊपर नीचे कटा दिया और ये जो नंबर आ गया हमारा P/Q के फॉर्म में आ गया। अब हमारे को जो अगला एग्जाम्पल है वो एक नंबर जो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, उसको हमें P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, देखो ध्यान से। जैसे हमारे पास यहाँ रिपीटेशन ब्लॉक के अंदर एक नंबर है, केवल 3 के ऊपर बार लगा है ना, तो हम इधर दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो कि 32 के ऊपर बार होता तो हम दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
जो गिवन था उन्होंने उसको क्वेश्चन को x मान लिया, रिपीटेशन ब्लॉक के अंदर एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा इक्वेशन आ गया, उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया, 10x माइनस एक्स। तो फिर हमने क्या किया कि 6 सब्सट्रैक्ट कर दिया, उसमें से 10x माइनस एक्स 9x हो गया, और 3.3 बार में से 0.3 बार मान वो माइनस हुआ, तो 3 बार से 3 बार कैंसिल, 3 माइनस 0 3 आ गया। फिर ये 9x था, हमने 9 इधर लाके डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9 कट के 1/3 आ गया। यानी कि 0.3 बार कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1/3 दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है। देखो सेम क्वेश्चन आपका, इसमें रिपीटेशन ब्लॉक के अंदर 2 नंबर आ गया, 1.27 बार है, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100x माइनस एक्स 99x हो गया, और 127.27 में से मतलब 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा। बेसिकली जो ये नंबर है आपका 1.27, इसको लिखने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। ये इसका मतलब हो गया 1. ये कलर ठीक नहीं है, 1.2727 ये डॉट डॉट चल सकता है, और हम कहीं भी चाहें तो बार लगा सकते हैं। फिर हमने इस फॉर्म में लिखा, और इसमें से अब ये डेसिमल 2 डिजिट आगे यहाँ के यहाँ से उठ करके यहाँ चला जाएगा, फिर ये हो गया 127.27 के ऊपर बार। फिर हमने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया, 100x माइनस एक्स जो है वो 99x आ गया, और ये माइनस करके 126 आ गया, फिर 99 इसका अपॉन में आ गया, और डिवाइड करके हमारा 9 से ऊपर नीचे x की वैल्यू 14/11 आ गया। यानी 1.27 बार की वैल्यू जो है वो 14/11 के इक्वल आ गया। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसमें आप देखो ध्यान से, तो आपके रिपीटेशन ब्लॉक के अंदर 2 ही नंबर है, तो हम इसको 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये मतलब नहीं है कि डेसिमल के बाद 3 नंबर है। तो 100x इज इक्वल टू, जब ये 2 डिजिट आगे बढ़ेगा तो 23.535, क्योंकि 35 ही रिपीट हो रहा है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 100x माइनस एक्स 99x हो गया, और इसको माइनस ऊपर नीचे करके आप देख लेना, ये 3 बार 5 बार 3 5 बार कैंसिल हो जाएगा। बड़े टेक्निकली तरीके से किया हुआ है। ये 3 5 बार आपका 3 5 बार वाला कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो गया, 23 में से 0 माइनस करने पर 23 ही रहेगा, फिर ये x हमारा रह जाएगा, 99 आधा अपॉन में आ जाएगा, और जो हमारे पास न्यूमरेटर में 23.3 था तो डेसिमल हटाया, उसके लिए हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ गया। यानी कि 0.235 के ऊपर बार है, इसकी वैल्यू 233/990 आ गया। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 था। एग्जाम्पल नंबर 10 आप देखो, आपको कहा गया है कि एक इरेशनल नंबर 1/7 और 8/7 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर लिखना है। देखो हमें पता है 1/7 और 2/7 दोनों ही रेशनल नंबर हैं, तो दोनों की हमने डेसिमल वैल्यू ले ली। अब इसके बीच में आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर लिखना है। तो बच्चों 14 है, ये भूल जाओ ऊपर वाले नंबर को, और ये 28 है। इसके बीच में आपको कुछ भी लिख देना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि ये 0.1436 यही हो, हम कुछ भी लिख सकते हैं। इवन हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर 0.1726 हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। मतलब हमने मान लो ये लिख दिया 0 पॉइंट, ये 0 है, ध्यान रखना, थोड़ा हाथ से लिखने में गड़बड़ हो जा रहा है, 1 मिनट। मान लो हमने लिख दिया इसमें 0.14 है और 28 है, तो हमने 2507 रुक जाओ 09 डॉट 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 लगा दिया। इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ध्यान है 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 14 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर जो है 9 है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 था, ये भी मैं डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास नॉर्मल पेज है और मैं आपको समझाने के लिए बताया था।
ये डिवाइड करके दिखाया हुआ है यहाँ पर 1/7 को डिविजन में कन्वर्ट करके। ये जो नंबर 1.3 में सिंपल डिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं, आपको अगर कहीं से कोई दिक्कत आई आप मेरे को मैसेज करके पूछ लेना, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत आएगी। सिंपल डिवीजन वाला क्वेश्चन है, ये वाला है आपका, या 1 पॉइंट। अब देखो यहाँ पर आपको 1/7 की वैल्यू पता है। मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल दूंगा बच्चों, अगर आपको एक एप्पल का कॉस्ट पता है, 2 का, 3 का, 4 का निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करके निकालोगे ऑब्वियसली। तो 1/7 की वैल्यू हमें पता है, 2/7 के लिए हमने 2 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/7 को 3 को हमने 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये मल्टीप्लिकेशन रिपीटेशन ब्लॉक, इसको बोलते हैं रिपीटेशन ब्लॉक, ये मल्टीप्लिकेशन रिपीटेशन ब्लॉक के अंदर अंदर ही होगा, इसको कुछ और छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 0.6 को आपको कन्वर्ट करना है, सेम 0.47 को, जो चीज़ें मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया था सेम टू सेम वही हैं। आपको जो रिपीटेशन ब्लॉक में 3 नंबर है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, रिपीटेशन में 1 नंबर है 10 से मल्टीप्लाई किया, कहीं अगर रिपीटेशन में 2 नंबर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये 1/17 है, 1 को 17 से डिवाइड किया गया है, थोड़ा बड़ा नंबर है, इसमें आपको 16 नंबर आए होंगे रिपीटेशन ब्लॉक के अंदर, फिर लास्ट में रिमाइंडर हमारा 1 ही आ गया है, तो इसलिए ये हमारा रिपीटेशन ब्लॉक के अंदर चला गया। अब 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमारे को एक क्वेश्चन में शायद ये लिखा हुआ है कि कोई भी नंबर, ये डिटेल आपको 10th में पढ़ना है, कोई भी नंबर अगर वो p/q के फॉर्म में है तो वो तो हम उसको अगर p/q के फॉर्म में अगर है तो p/q के फॉर्म में है तो हम उसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होगा, या 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में होगा, तभी हम उसको वो हमारा टर्मिनेटेड हो सकता है। फिर आगे आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, 5/7 की वैल्यू गिवन है, 9/11 की वैल्यू गिवन है, उसके बीच का आपको इरेशनल नंबर्स बताने हैं, तो इसकी हमने डेसिमल वैल्यू लिख दी, इसकी वैल्यू हमने, ये भी क्वेश्चन से आप देख लेना, आसान है, अगर आपको कोई दिक्कत आए आप मेरे से पूछना और मैं आपको बता दूंगा। इसमें आपको रेशनल इरेशनल बताने हैं, जैसा कि आपको बताया था, जो आपको टर्मिनेटिंग दिख रहा है, जो आपको होल नंबर दिख रहा है, जिसका स्क्वायर रूट इजीली निकलता हुआ दिख रहा है वो रेशनल है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है या जिसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो सब हमारे इरेशनल नंबर है। पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपका हो जाएगा और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये विजुलाइजिंग वाला है, तो उसके बाद हम विजुलाइजिंग वाला डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 तक हमारा हो चुका है और पॉज करके छोड़ दूँ क्या? पॉज करके कितने देर तक रह सकते हैं? हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया हमारा, एग्जाम्पल नंबर 11 की। देखो ये विजुलाइज वाला क्वेश्चन है, जैसे आपको 5.3777 को विजुलाइज करना है। बेसिकली ये हमारा एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले हम ऐसा 2 होल नंबर ढूंढेंगे जिसके बीच में ये लाइज कर सकता है। तो ये 5.37 है, इसका मतलब है कि 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, और पहला डिजिट आप देख लो ये 5.3 है। तो हम 5 नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, नंबर लाइन में ले लिया है पूरा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3, 4, 5 ऐसे नंबर लिखते हुए आप और भी लिख सकते हो, 6 लिख लिया, डॉट डॉट आगे छोड़ दिया। फिर 5 और 6 के बीच में हमने 10 लाइनें खींच दी। ये 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है, 5.4 है, 5.5 वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे को 5.37 और 5.37 का मतलब है कि 5.3 से आगे और 5.4 से कम, तो इसीलिए आपको ये देखो मार्क करके दिखाया गया है 5.3 और एक 5.4। अब अगले में हम क्या करेंगे, 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 को विजुलाइज करेंगे। तो 5.3 और 5.4 के बीच में 10 लाइनें आएंगी, वो होगी 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.4। इसके बीच में हम 5.37 और 5.38 को विजुलाइज करेंगे, क्योंकि ये 5.377 हो रहा है। अब 5.37 और 5.38 को हम विजुलाइज करेंगे, तो 5.371, 5.372 ऐसे ही करके हमारा नंबर आएगा। फिर 377 और 378 को विजुलाइज करेंगे और करते करते हमारे पास 377 हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा।
ऐसे ही जैसे आपका ये नंबर तो थोड़ा और आसान है, 3.765 है, तो हम पहले इसमें 3 और 4 को विजुलाइज करेंगे, और 3 और 4 को विजुलाइज का मतलब होता है उसको हम बढ़ा कर आकर उसके अंदर देखेंगे। आपके बुक में वो एक मैग्नीफायर ग्लास बना कर दिखाया हुआ है। तो यहाँ हमने 3 और 4 को पहले विजुलाइज किया, क्योंकि 3.765 जो है वो 3 और 4 के बीच में लाइज करेगा। अब हम और क्लोज जाते हैं तो ये 3.7 और 3.8 के बीच में लाइज करेगा, तो हमने 3.7 और 3.8 को विजुलाइज किया। फिर इसके बीच में हमारे को 3.71, 3.72 वगैरह नंबर आए। फिर हमने 3.76 और 77 को विजुलाइज किया, और फाइनली हम उसके बाद आ जाएंगे, इसमें थोड़ा हट गया है, 3.765 हमें मिल जाएगा। 3.76 और 3.77 को जब आप विजुलाइज करोगे तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 हमारा विजुलाइज हो जाएगा। वैसे जब मैंने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाया था तो उस टाइम इसको छोड़ दिया था, लेकिन ये अब आपको पास पूरा सॉल्व किया हुआ मिल रहा है। ऐसे ही 4.26 बार है, तो इसमें भी पहले हमने 4 और 5 को विजुलाइज करनी है, 4.42 और 4.3 को विजुलाइज करनी है, और हमारे को 2626 मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 13 है, वो आपको रेशनल और इरेशनल नंबर को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आपने एडिशन सब्सट्रैक्शन में पढ़ा है जो वेरिएबल वाले में, कि लाइक टर्म्स को हम एक में ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो वही काम यहाँ हो रहा है। हमारे पास लाइक टर्म है 2√2 और 1√2, हमने इसे एक साथ लिख लिया, और 5√3 और 3√3 उसको एक साथ लिख लिया। अब यहाँ से हमने √2 कॉमन ले लिया, तो इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 + 1 ये 3√2 हो गया। यहाँ से √3 हम कॉमन लेंगे, तो 5 और 3 कोफिशिएंट्स है, 5 - 3 हमारा 2 हो जाएगा, तो 3√2 + 2√3 आ गया। आपको पता है लाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो होल नंबर है 6 और 2 वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, सॉरी √5 और √5। तो जब दो एक तरह के रूट वाले नंबर होते हैं ना, तो वो रूट हट जाता है, क्योंकि √5 और √5 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो रूट के अंदर 5 × 5 आ जाएगा, और रूट के अंदर 5 × 5 आ जाएगा। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो और आपका रूट के अंदर 5 × 5 आ जाता है, ये देखो आपका रूट के अंदर अगर 5 × 5 आ जाता है, रूट के अंदर अगर 5 × 5 आ गया, तो आपने पढ़ा है कि रूट के अंदर अगर 2 नंबर होते हैं ना, तो एक नंबर बाहर निकल जाता है, तो वो 5 हो जाएगा, और ये 6 × 2 = 12, तो 12 और 5 मिलकर 12 × 5 = 60 हो गया। अब ये 8√15/2√15 है, तो जैसे √5 और √5 को हमने रूट के अंदर 5 × 5 लिख लिया, उसी तरह से √15 को हम √3 × √5 लिख सकते हैं, और 8 को हम 2 × 4 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 और √3 से √3 कट हो गया, 4 और √5, 4√5 हमारे पास बच गया। ये इस तरीके से ये ब्रैकेट ओपनिंग का जो सिस्टम है, पहले हम 5 के साथ 2 + √5 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5 × 2 = 10 + 5√5 + 2√7 प्लस √7 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर आपका 35 होगा। ये आपको पेज दिख गया होगा, मैं डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। तो ये आगे आपका मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, ये मल्टीप्लाई करके सिंपल किया हुआ है। इसमें आपको आइडेंटिटी लगाई गई है a + b × a - b की, जो आपने 8th में ही पढ़ी थी, a + b × a - b, a² - b²। ये 25 और 5 हमारा 20 आंसर आ गया। इसमें a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई गई है, a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √7 प्लस √7 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, और 2 और ये 3 × 7 = 21, 2 √21 आ गया। 3 + 7 हमने ऐड कर दिया, क्योंकि रेशनल हमारा आपस में ऐड हो जाता है। ये लास्ट पार्ट जो है a - b × a + b की भी, इसमें भी आइडेंटिटी लग गई। √11 का स्क्वायर 11 और √7 का स्क्वायर 7, 11 - 7 आपका 4 आ गया। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का। तो अगर डिनोमिनेटर में सिंपल टर्म, सिंगल टर्म है, जैसे ये √2 है, तो इसको हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल है, तो जैसे 2 + √3 है ना, तो इसको हम 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कंजुगेट नंबर कहते हैं। कंजुगेट टर्म आपको 11th में मिलेगा। कंजुगेट में क्या होता है, 10th में भी इसका यूज होता कराते हैं हम वैसे। तो 2 + √3 का जो कंजुगेट है वो 2 - √3 होता है।
तो 2 माइनस रूट 3 से हमने उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 आ गया और ऊपर 2 माइनस रूट 3 हमारे पास बच गया। ये हमारा आंसर हो गया। 19 जो एग्जाम्पल है इसमें भी हमें रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर ही करना है, सेम प्रोसेस है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात हम करें, उसमें भी आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है और इस तरह से ये भी आपका हो जाएगा। अब अगर हम ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स की बात करें तो आप ध्यान रखना कि अगर हमारे पास एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो उनको प्लस करोगे तो भी इरेशनल आएगा, माइनस करोगे तो भी इरेशनल आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी इरेशनल आएगा, डिवीजन करोगे तो भी इरेशनल आएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन होना चाहिए कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर लेते हो तो सम और प्रोडक्ट तो इरेशनल रहेगा, लेकिन जो हमारा डिफरेंस और जो डिवीजन है वो हमारा रेशनल हो जाता है। जैसे √2 अपॉन में √2 करोगे तो वो 1 हो जाएगा, √2 इंटू √2 करोगे तो 2 हो जाएगा, √2 माइनस √2 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में केवल सम ही रेशनल हो पाता है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। अगर 2 सम हमारा है, यहाँ पर a प्लस बी अगर लिखा है इन्होंने तो गलत लिखा है। अगर 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर हैं तो हाँ ना, ये ठीक है। अगर 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर है तो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन सबके सब इरेशनल होंगे। लेकिन अगर 2 सेम इरेशनल नंबर है तो सम तो इरेशनल रहेगा, लेकिन डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को जो है वो रेशनल होने का चांस हो जाता है। ये आपके सामने रेशनल इरेशनल बताया गया, इसी के बेस पर है। ये बहुत ही आसान है। पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। ये देखो यहाँ भी आपकी मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल ब्रैकेट ओपन करोगे 3 को 2 के साथ, 3 को √2 के साथ, 2 को √3 के साथ, √2 को √3 के साथ, इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सारी आइडेंटिटीज हमने वहीं अप्लाई की है। आपके सामने एक एग्जाम्पल नंबर 3 है। इन्होंने पूछा है कि C और D का जो C मतलब होता है सरकमफ्रेंस और D का मतलब जो है वो डायामीटर है। C और D का जो रेशियो होता है जिसको हम पाई कहते हैं, आपको याद होगा उसका सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। मैं आपको बताता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर जगह है। तो C = आपका होता है 2 पाई r, C = 2 पाई r, और 2r को हम d भी कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं C = पाई इंटू d। अगर हम d को इसके अपॉन में ला दें तो C अपॉन में d जो है वो हो गया हमारा पाई। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि वैसे तो C अपॉन में d जो है वो आपका p/q के फॉर्म में हो गया, तो ये तो रेशनल होना चाहिए, लेकिन आप कहते हो कि पाई जो है हमारा इरेशनल है, तो ये कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो हम इसमें यही हमने लिखा है कि इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है। बेसिकली जो C और D का रेशियो है उसको हम पाई के इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं, वो तो राउंड ऑफ करके उसको इक्वल कर दिया जाता है। वैसे पाई जो है वो 100% आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू 22/7 होती है उसको आप टर्म जो हम कंसीडर करते हैं, पाई की जो वैल्यू कंसीडर किया था वो 22/7 होता है। नहीं तो 22/7 तो वैसे भी पी वाई के फॉर्म क्यू के फॉर्म में हो ही रहा है, लेकिन पाई की वो जो 22/7 वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसको हमने मान लिया है कि पाई की वैल्यू 3.22/7 है। और वैसे भी 22/7 को जब आप डिवाइड, वैसे पाई की जो वैल्यू है वो आप बुक में देखोगे, आपको मैथ के बुक में है एक जगह पाई की वैल्यू आपको लिखी गई है, किसी मैथमेटिशियन ने वो भी पाई की उतनी वैल्यू तक निकाल पाया है, उसके आगे वो भी नहीं निकला है। तो वही कहने का मतलब है कि ये कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। C/D जो है वैसे p/q का फॉर्म है, लेकिन वो पाई के इक्वल नहीं होता है। ये आपके सामने एक रूट के अंदर नंबर है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका है, मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो ये बोर्ड पर जब मैं समझाऊंगा तभी ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 9.3 है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे हमने AB 9.3 की लाइन ड्रॉ कर ली, फिर B से हमने 1 सेंटीमीटर आगे मेजर कर लिया, वो हमारा C आ गया। फिर A और C को बाइसेक्ट किया, AC को बाइसेक्ट करके जो O आया बाइसेक्टर पॉइंट, उसको सेंटर मान करके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। जहाँ पर हमारा पॉइंट B था वहाँ पर हमने D रख के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। जो सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट किया उसका नाम हमने D रख दिया, और ये BD जो है वो रूट की BD की जो वैल्यू होगी वो रूट के अंदर 9.3 की वैल्यू होगी। आपके बुक में दिया होगा वो x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x - 1/2 का होल स्क्वायर बराबर कुछ √x आता है।
तो ये जब हम इसको मार्क करेंगे नंबर लाइन पर, तो बी से जो √3 यहाँ पर जो पॉइंट आया है वो हमारा रूट के अंदर 9.3 की वैल्यू आएगी। फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हो, आप मुझे मेल के थ्रू पूछ सकते हो, आप लोग मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल पे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, और जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मेरा सब एड्रेस वगैरह सब कुछ पता है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, उसमें मैं आपको समझा दूँगा। अभी मैंने डिस्कार्ड कर दिया, अब मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जो तरीका मैंने आपको समझाया बिल्कुल सिंपल तरीके से है। अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 21 के लिए। मैंने आपको वीडियोज़ में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के विषय में बताया था। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में था मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है, यानी ए का पावर m। जैसे भी यहाँ देखो आपके सामने 2 का पावर 2/3 और इंटू 2 का पावर 1/3 है, तो ये 2 का पावर 2/3 + 1/3 यानी 3/3, यानी कि 2 का पावर 1 हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाता है। तो ये सारे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हैं उसी के बेस पर ये क्वेश्चंस हैं। आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अब जैसे मान लो कि 64 का पावर 1/2 है, तो 64 जो है हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ये सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर आ गया। हाँ, एक और भी लॉ है कि अगर डिनोमिनेटर बेस से अलग अलग है और पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो पावर है वो पावर लगा लेते हैं। ये डिवीजन वाले में पावर माइनस किया गया है। अब 64 को हम 2 का पावर, मतलब 2 हमारा 6 बार आ रहा है, तो हम उसको 2 का, चूँकि पावर 1/2 है ना, तो 2 का पेयर होना चाहिए, तो 1 3 और 1 3, तो 1 3 जो आपका बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 2 4 2 8 का पावर 2 हो रहा है ये। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें एक तरीका और भी है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लो कि हमारे पास अगर हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो ये हो रहा है 2 का पावर 6 और होल पावर 1/2। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 3 6 और कट जाएगा, तो फिर ये आ गया 2 का पावर 3। और 2 का पावर 3 क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है, 2 2 4 2 8, ये हमारा 8 सर 8 आ गया। 32 का पावर 1/5 है, यहाँ पर 2 5 बार आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 का पावर 1 2 हो गया। 125 5 का पावर 3 होता है, पावर 1/3 है, 3 से 3 कट के 5 का पावर 1 हो गया। 9 का पावर 7/2 3/2 है, 9 जो है वो 3 × 3 होता है, 3 का पावर 2 होता है, 2 से 2 कट के 3 का पावर 3 आ गया, 3 का पावर 3 यानी 27 हो गया। 32 का पावर 2/5, 32 जो है वो 2 5 बार आता है फैक्टराइजेशन में, 2 का पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 4 आ गया। 16 जो है वो 4 का पावर 4 होता है, 2 का पावर 4 होता है, सॉरी, फिर 4 से 4 कैंसिल, 2 का पावर 3 आ जाएगा, और 2 का पावर 3 जो है वो 2 2 4 2 8 हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस बड़े ही इजी हैं। अब आपके सामने इसका सॉल्यूशन भी मिल गया, और आई होप कि आपको भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिस्कार्ड कर दिया इसे भी मैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारा लास्ट है। यहाँ भी हमारे को वही है, बेस सेम है, पावर हमने ऐड कर दिया, हमारा ये पावर आ गया, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपके जो डाउट का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिस दिन आप मुझे कहोगे मैं उसका डाउट आपको बता दूंगा इंडिविजुअली आप लोग। और मैं कहूँगा कि आप जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, और आप फिर जो है वो उनको करके और अपना डाउट पूछ पाओगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।